नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में हमारी रीच बढ़ाने के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें एवं वीडियो को बाद में शेयर भी करें। आज एक बहुत बड़ा समाचार है। मथुरा के पास एक स्थान है परखम, वहाँ पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक माननीय मोहन भागवत जी की योगी आदित्यनाथ के साथ लंबी मंत्रणा हुई है। लगभग 2 घंटे की चर्चा हुई है, जिसमें से 1.5 घंटे यानी 90 मिनट के आसपास वे दोनों अकेले थे, यानी साथ में कोई भी सहयोगी नहीं था। सामान्यतया जब इस प्रकार की मीटिंग्स होती हैं या मंत्रणाएं होती हैं तो उसमें सरसंघ चालक जी के साथ में कोई ना कोई रहता है और वो कुछ नोट इत्यादि भी लेता रहता है। लेकिन इस बार विशेष बात यह है कि योगी आदित्यनाथ जी की 90 मिनट तक तो बिल्कुल अलग मंत्रणा हुई है। उसके बाद उसके साथ में लगभग 30 मिनट जो है माननीय सरसंघ चालक जी के सहयोगी भी उपस्थित थे और उसके बाद फिर रात्रि भोज का कार्यक्रम हुआ है। ये स्थान परखम जो है ये मथुरा ज़िले में आता है और यहाँ पर संघ का एक कार्यक्रम हो रहा था पहले से, तो वहाँ पर योगी जी गए और वहाँ उनकी भेंट हुई। आपको ध्यान है कि ये भेंट जो है वो होने वाली थी गोरखपुर में, और गोरखपुर में उस समय जब भेंट होने वाली थी तब उठापटक चल रही थी बहुत ज़ोर शोर से भारतीय जनता पार्टी में, जबकि केशव चंद्र मौर्य और केशव प्रसाद मौर्य और हमारे बीएसपी वाले इम्पोर्ट यानी ब्रजेश पाठक जो थे वो बैठे बैठे योगी जी के ऊपर निशाना साध रहे थे। तो संभवतः उस समय इसीलिए मंत्रणा नहीं हो पाई, क्योंकि उसका संकेत संभवतः ये जाता कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो है वो अमित शाह के विरोध में खड़ा हो गया है, क्योंकि जो निशाने साधे जा रहे थे उनके बारे में लोगों का विचार ये था कि ये केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक जो कुछ भी बोल रहे हैं वो संभवतः अमित शाह के कहने पर बोल रहे हैं। उसके बाद कि आपको घटनाक्रम पता है कि योगी जी ने पूरी तरह से नैरेटिव जो है वो अपने कंट्रोल में ले लिया और उसके बाद फिर हरियाणा चुनाव में उनकी बड़ी प्रमुख भूमिका रही। उन्होंने बटोगे तो कटोगे वाला जो है वो नैरेटिव चलाया। उसके साथ में वो पूरा का पूरा जो बुलडोज़र आंदोलन चल गया पूरे देश में, जिस पर इस समय वक्र दृष्टि है सुप्रीम कोर्ट की, वो चला। और आपने देखा कि अब वो अध्यादेश भी लाने वाले हैं और अध्यादेश के माध्यम से जो एक बड़ी शिकायत है हिंदुओं की कि उनको उच्छिष्ट खिलाया जा रहा है एक धर्म भ्रष्ट करने के षड्यंत्र के अंतर्गत, उसके ऊपर भी नियंत्रण अध्यादेश के माध्यम से, कानून के माध्यम से किया जाएगा। ये भी यहाँ पर हो गया और साथ में पीछे पीछे पुष्कर सिंह धामी जी जो चलते ही हैं वो भी चल रहे हैं। और जो भी घटनाक्रम इस बार हुए कहीं 2-4 जगहों पर, जब से आपको ध्यान है समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में 37 सीटें ले आई, उसके बाद से वो इतनी उच्छृंखल हो गई है कि उसको लग रहा है कि वो संभवतः सत्ता में ही आ गई है और वो जगह जगह पर उत्पात, उपद्रव, दंगे इत्यादि में अपना योगदान कभी छोटा, कभी मोटा, कभी बड़ा, कभी हल्का, कभी फुल्का ये करती रहती है। और यदि इस प्रकार की कोई घटना होती है तो और कुछ हो या ना हो, उनका योगदान भले हो या ना हो, लेकिन उसके बचाव में वो तुरंत खड़े हो जाते हैं। और बाकी आप देखिए तेजस्वी यादव जैसे तो कह रहे हैं कि यदि किसी ने मुसलमानों की तरफ आंख उठाकर देखा तो वो ईंट से ईंट बजा देंगे। पता नहीं किसकी ईंट से ईंट बजाएंगे, उनके पास स्वयं के पास ईंट है भी है नहीं है। हाँ, उनके जो सहयोगी हैं यानी जिनके लिए वो ये ईंट से ईंट बजाने की बात कर रहे हैं, उनके पास पत्थर तो काफ़ी मात्रा में है, ये हमें पता है। तो क्या चर्चा संभावित है, इसके ऊपर चर्चाओं का बाजार गर्म है। अब आप ये देखेंगे कि इस चुनाव के बाद में यानी 2024 के लोकसभा के आम चुनाव के बाद में कई सारे विमर्श बदले हैं और
मोदी जी ने अपने मुख से, कम से कम अपने मुख से, सबका साथ सबका विकास जो है वो दोबारा अगर कहा भी है तो उसमें साथ में सबका विश्वास जो है वो उसमें से निकाल दिया है। ये अवश्य है कि नड्डा जी जो हैं वो अभी भी उसी पुराने स्कूल के छात्र लग रहे हैं जो आज भी सबका विश्वास बोल देते हैं कभी कभी। हाँ, लेकिन हमें ये कहना होगा कि भाई नड्डा जी तो अब वैसे भी जाने वाले हैं। नड्डा जी के ऊपर संघ की भी कोपदृष्टि है, ऐसा बताते हैं। वो बिल्कुल नड्डा जी से पूरी तरह से इतने रुष्ट हैं कि वो नड्डा जी को एक मिनट भी नहीं देखना चाहते। महाराष्ट्र के चुनाव नहीं होते तो अब तक नड्डा जी जो हैं वो छोड़ चुके हुए होते पद। अगले भाजपा अध्यक्ष के चुनाव में समय लग रहा है और जो लोग ये सोच रहे थे कि अगला भाजपा का अध्यक्ष जैसा मोदी चाहेंगे वैसा बना देंगे, वैसा होता दिख नहीं रहा है। संघ ने पूरी तरह से अपना हस्तक्षेप उसमें कायम कर दिया है और इसके पीछे आपको ध्यान हो, जैसा बताते हैं लोग, संघ जो है वो मोदी जी से इतना रुष्ट नहीं है जितना अमित शाह जी से और नड्डा जी से रुष्ट है। और ऐसा बताते हैं लोग जिनसे हमारी चर्चा होती रहती है कि भाई संघ ये चाहता था कि और कुछ हो या ना हो, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो अमित शाह को लेनी चाहिए, क्योंकि अमित शाह ही उत्तर प्रदेश का सारा कार्य देख रहे थे और उनके ही नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की दुर्दशा की वजह से, उसी कारण से भाजपा की सीटें आने से रह गई, भाजपा का पूर्ण बहुमत आने से रह गया। लेकिन वो नहीं हुआ तो उसके तुरंत बाद आपको ध्यान है कि सरसंघ चालक महोदय ने एक बयान दिया और बड़ा तल्ख बयान था जिसमें ये कहा गया कि ये सारा जो हुआ है वाकया और ये ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से हुआ है और इसमें कोई संदेह नहीं कि ये ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से ही हुआ था। अब उसके बाद में आपने ये भी देखा होगा कि संघ ने जो अपना जो नैरेटिव था, जो उनका एक बार बार जो है वो आग्रह रहता था कि नहीं नहीं साहब, कि मुसलमान तो हमारे भाई हैं और हम उनको जो है साथ लेकर चलेंगे और वो जो है वो उनसे हमें कोई गुरेज नहीं है, सेम डीएनए है, और यदि मुसलमानों को ये बता दिया जाए कि उनके वंशज हिंदू थे तो वे हमारे साथ आ जाएंगे, इत्यादि इत्यादि। ये सब जो नैरेटिव्स हैं, ये 6-7 बातें जो हैं, ये मैं कहूँगा ये पूर्वाग्रह कहाँ से आए हुए हैं। ये पूर्वाग्रह संघ ने 1990 के दशक में, 1992 में जब बाबरी मस्जिद का ध्वंस हुआ था, या मैं उसको ध्वंस ही कहता हूँ, और एक बड़ा एक हिंदू चेतना के लिए एक पुनर्जागरण का समय था। उस ध्वंस के बाद में अपराध बोध से ग्रसित होकर एक सर्वधर्म समादर समिति बनाई राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने, जिसमें वहीदुद्दीन खान जैसे तबलीगी को, जी हाँ, जिस समय वहीदुद्दीन खान को उस समय रज्जू भैया जी ने आमंत्रित किया होगा, उस समय पता नहीं उनको पता था या नहीं पता था कि यह व्यक्ति जो है ये तबलीगी जमात का ज़बरदस्त प्रशंसक है। और वहीदुद्दीन खान को बुलाया गया, सर्वधर्म समादर समिति बनाई गई। सर्वधर्म समादर समिति में कुछ 7-8 सिद्धांत बनाए गए और 7-8 सिद्धांत में मुख्य बता दूं ये यही थे कि साहब डीएनए सेम है, और साहब इस्लाम बुरा नहीं है, कुछ मुस्लिम बुरे हो सकते हैं, और साहब ये जो इनका गेटोइजेशन है वो जो है वो मुसलमान नेताओं की वजह से होता है, इत्यादि इत्यादि। कहने का अर्थ ये है कि स्वयं की जो लिखी हुई पुस्तकें थीं, एच.वी. शेषाद्री साहब थे जो सरसंघ के लंबे समय तक सरकार्यवाह रहे, यानी जनरल सेक्रेटरी रहे, उनकी एक पुस्तक है और भारत टूट गया। और जो उन्होंने जो विश्लेषण करके बताया था कि भाई भारत क्यों टूटा और उसके जो कारण बताए थे, उसमें जो है वो इस्लाम की और इस्लामियों की मानसिकता का वर्णन किया था, उसको भी अनदेखा किया गया। लेकिन अब जो वक्तव्य आ रहे हैं उसको सुनकर ऐसा लग रहा है कि संभवतः संघ ने भी अपना मत परिवर्तित किया है और जो वास्तविकताएं हैं उनसे दो चार होने का प्रयास कर रहे हैं। तो यही हम चाहते थे। आपको ध्यान है कि हमारे बहुत सारे जो सब्सक्राइबर्स हैं वो बड़े रुष्ट होते थे कि साहब कि हम संघ की इतनी कटु आलोचना क्यों करते हैं। हम कटु आलोचना नहीं करते थे, हम प्रखर आलोचना करते थे और ये बताते थे कि भाई जो आप कर रहे हैं ये हेडगेवार जी का संघ नहीं है। इस प्रकार से आप
एक संगठन इतना दुर्धर्ष संगठन बना के और उस संगठन को आप उसमें इस प्रकार का जो विकार आप ला रहे हैं जिसमें पूरा का पूरा विमर्श प्रभावित हो रहा है, वो ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। ऐसा हमने एकाधिक बार बताया, एकाधिक क्या अनेकों बार बताया। और हमें अब ये देखकर अत्यंत हर्ष होता है कि हमने जो बात कही थी उसका संज्ञान लिया गया है, और उसका संज्ञान न केवल संघ द्वारा लिया गया है, संघ द्वारा पहले ले लिया गया था, उसका संज्ञान जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने भी लिया है। वक्फ वाला मामला जयपुर डायलॉग्स ने ही बहुत पहले उठाया था, जो जयपुर डायलॉग में विष्णु जैन जी जैसे, अश्विनी उपाध्याय जी जैसे जो वकील थे जिन्होंने वक्फ एक्ट के विरुद्ध एक अलख जगाया था, उनको प्लेटफॉर्म देने का, उसको प्रसारित करने का, उसको प्रचारित करने का कार्य सर्वप्रथम हम ही ने किया था। मथुरा काशी के बारे में जो कुछ भी हो रहा था उसको सबसे पहले प्लेटफॉर्म देने का काम हम ही ने किया था। हे केशव हम आएंगे नाम से एक बहुत प्रसिद्ध एक हमारा टॉक है जो सबसे पहले विष्णु जैन जी के साथ हमने किया था, उसको आप जाकर अवश्य देखें। तो ये जो है कि बहुत ही सुखद समाचार हमको मिला है कि इस प्रकार से अकेले बात हुई है, और ये हो सकता है कि भविष्य की जो रूपरेखा रची जानी है उसमें भी कुछ योगदान करे। और निश्चित रूप से भविष्य की रूपरेखा तो अभी से रची जानी आवश्यक है, इसलिए भी क्योंकि अब मोदी जी जो हैं वो 75 वर्ष के होने वाले हैं, तो अधिक से अधिक 2029 में और वो चुनाव लड़ेंगे, तो आगे के लिए नेतृत्व बनाने का काम सदैव राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ करता आया है। तो यदि वह उस दिशा में कार्य कर रहा है तो यह स्वागत योग्य बात है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।